रेडी, लेट्स स्टार्ट। आज हम जानने वाले हैं स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में। पहला आइडिया क्या था जो स्ट्रिंग थ्योरी स्टार्ट हो गई? क्यों हम एक्स्ट्रा डायमेंशंस के बारे में बात करते हैं? क्यों 26 डायमेंशन या 11 डायमेंशन या 10 डायमेंशन की बात होती है? व्हाई स्ट्रिंग थ्योरी इज ऑल अबाउट क्वांटम फ्लक्चुएशंस, एक्स्ट्रा डायमेंशंस, ब्लैक होल्स। ब्लैक होल कहां से आ गए बाय द वे कहानी में? और स्ट्रिंग्स ही क्यों, धागे ही क्यों? What is compactification, renormalization? Why it is the candidate for theory of everything? क्यों ये सबसे ज्यादा पावरफुल मानी जाती है? एट द सेम टाइम कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि ये फिजिक्स है ही नहीं, ये तो जस्ट एक पार्ट ऑफ फिलॉसफी है। आज सारा कुछ जानने वाले हैं, बट सबसे पहले स्टार्ट कैसे हुआ और क्यों एक्स्ट्रा डायमेंशन? तो दोस्तों, स्ट्रिंग थ्योरी की बात हो और इन अंकल के बारे में बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये जो आइंस्टाइन है ना, इन्होंने कहा कि फोर्स जैसी चीज एग्जिस्ट नहीं करती, पर्टिकुलरली ग्रेविटेशनल फोर्स होता ही नहीं। एक्चुअल में ग्रेविटी का मतलब होता है कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम। मतलब ये जो हमारे आसपास का एम्प्टी स्पेस है, दिस इज एक्चुअली अ फिजिकल थिंग, जिसे आज तक हम एम्प्टी स्पेस बोलते थे। वो एक फिजिकल चीज है, ऐसी सी। मतलब अगर ये कभी भी कर्व होगी, ट्विस्ट होगी, उसके ट्विस्टिंग के, कर्व्ड के कारण एक फोर्स जैसी चीज हमें फील होगी, जिसे हम ग्रेविटी बोलते हैं। बट एक्चुअल पिक्चर ऐसी है। ये रहा हमारे पास कोई प्लेनेट, और इसके अंदर ये जो स्पेस काइंड ऑफ इमेजिनरी ग्रिड से ग्रिड समझते ना, वो ऐसे वाली एक्स वाई, वन सेकेंड, वो हमने बचपन में तो पढ़ी है ना, ऐसे ऐसे वाली एक्स वाई एक्सिस वाली। ये जो ग्रिड्स हैं, ऐसा समझो एक ग्रिड्स एक प्लेनेट के अंदर की तरफ जा रही हैं ऐसे। बट ये ग्रिड्स प्लेनेट के अंदर जा रही है, उसके अराउंड दूसरा प्लेनेट। अब एक प्लेनेट के अराउंड अगर बहुत सारी ग्रिड्स अंदर जा रही हैं, तो वो इस तरीके से स्पेस टाइम को अपने अराउंड बेंड कर लेंगे सच दैट दूसरा प्लेनेट भी उसके अराउंड जाए। 50 बार सुन ली हमने बातें, आई नो ये तुमने 50 बार सुन ली होंगी, लेकिन जो नेक्स्ट बताने वाला वो नहीं सुना होगा। यहां तक कहानी थी। अब हम पहुंच गए 1900 लगभग 15-16 के आसपास। आइंस्टाइन का ड्रीम। आइंस्टाइन चाहते थे यार, ये जो आज तक हम सोचते थे फोटोन पार्टिकल है, वेव है, एक थ्योरी मिल गई। इलेक्ट्रिसिटी अलग है, मैग्नेटिज्म अलग है, एक थ्योरी मैक्सवेल ने बना दी। और काश ऐसा हो जाए कि मैं भी अपनी ग्रेविटी की और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दोनों को मिला दूं। मतलब ऐसा कुछ। ये जो हमारे पास है ना, ये आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, जो कि बहुत खूबसूरत दिख रही होगी यहाँ पे। ये हमारे पास टर्म है जो बताती है हमारे अराउंड जो स्पेस टाइम है वो कैसे कर्व होगा। ये ज्योमेट्री के बारे में बता रही है, और ये हमें बता रहा है कि कौन करेगा उसे कर्व। तो दीज आर द टू थिंग्स। जितनी सुंदर ये लग रही है, इसकी खूबसूरती पे मत जाना, क्योंकि खूबसूरती ज्यादातर धोखा ही देती है, ठीक है। उसको एक्चुअली अनलेयर जब हम करते हैं, तो ये 10 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जब मैं अपने कॉलेज में पढ़ रहा था ना भाई, धुएं निकल जाते हैं कानों में से सॉल्व करते करते। दूसरी साइड पे देखें, मैक्सवेल की बड़ी खूबसूरत सी इक्वेशन। आइंस्टाइन का ड्रीम था, उन्हें थ्योरी ऑफ एवरीथिंग बनानी थी। थ्योरी ऑफ एवरीथिंग का मतलब एक सिंगल थ्योरी जिसमें दोनों चीजें आ जाए। मतलब तब तक वो नहीं सोच रहे थे कि मुझे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स को भी ऐड ऑन करना है, क्योंकि बड़ी इनिशियल स्टेज पे थी चीजें। जब आइंस्टाइन के दिमाग में थॉट आया होगा थ्योरी ऑफ एवरीथिंग का, उस समय तो क्वांटम मैकेनिक्स डेवलपमेंट स्टेज में थी। हाइजेनबर्ग अभी जा ही रहे होंगे बस में बैठ के हेल्गोलैंड। हेल्गोलैंड वही एक बीच है जहां पे जाके उनके दिमाग में आइडिया आया था, यार क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में सोचते हैं, क्वांटम एटम्स कैसे बिहेव करते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे बिहेव करता है, इलेक्ट्रॉन होता क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। वो मैंने पूरी की पूरी क्वांटम फिजिक्स की अलग सीरीज बनाई है। आज का हमारा मुद्दा स्ट्रिंग थ्योरी है। सबसे पहले ड्रीम एंड द मैजिक ट्रिक। तो ये है क्रेटोस, मेरी वन ऑफ द फेवरेट गेम है गॉड ऑफ वॉर। और ये कैरेक्टर, मतलब क्या बताऊं मैं इसके बारे में। ऐसा समझ लो एक राजा है जो कि पूरी की पूरी दुनिया से लड़ रहा है। काइंड ऑफ सिंपल लैंग्वेज में अभी के लिए ऐसे ही समझ लो। वैसे ही था ये इंसान, थियोडोर क्लूजा। ये इंसान है ना, ये मैथमेटिशियन है, फिजिक्स वाले नहीं है। फिजिक्स वाले होते तो पूरा लॉजिक लगाते, अपने आसपास ऑब्जर्वेशन करते, और फिर सोचते कि यार क्या हो सकता है, कैसे मैं इसको थ्योरी ऑफ एवरीथिंग बना सकता हूं, दोनों चीजों को ऐड ऑन कैसे कर सकता हूं। लेकिन मैथमेटिशियन करते हैं जुगाड़बाजी। इन्होंने एक सोचा कि क्या होगा अगर मैं एक डायमेंशन बढ़ा दूं। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है हमारे पास में 4 डायमेंशंस है। 3 स्पेशियल डायमेंशन, स्पेस के एक्स वाई जेड वाले, और एक टाइम का डायमेंशन है। इन्होंने सोचा, एक क्रेटोस जैसे इंसान ने, मेरे को तो ऐसा लगता है ऐसी ही फीलिंग आ रही होगी उस समय जो ये करने वाले थे, इन्होंने सोचा अगर 5 डायमेंशन होते तो क्या होता। जैसे इन्होंने 5 डायमेंशन प्लग इन किए, आइंस्टाइन की थ्योरी के अंदर से निकल के आ गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की हुई एक डायमेंशन। जैसे हम आगे गए तो इन्होंने सोचा भाई ऐसा हो सकता है शायद कि ये जो भी फोर्स आज तक हम सोच रहे थे, दीज आर जस्ट ज्योमेट्रीज।
है ना। एक मैं डायमेंशन और ऐड करता हूं, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी इंक्लूड हो जाता है। अगर मैं और नंबर ऑफ शायद डायमेंशंस इंक्लूड करूं तो बाकी फोर्सेस भी आ जाए। एंड दैट्स हाउ स्ट्रिंग थ्योरी ग्रू, है ना। ऐसे वो पैदा हुई। बट आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे थे यार, ये एक्स्ट्रा डायमेंशन अगर एक है, फिफ्थ डायमेंशन कहां है, वो इन्होंने मैथमेटिकली एक्सप्लेन किया क्लाइन ने। इन्होंने बताया कि वो जो डायमेंशंस एक्स्ट्रा डायमेंशन है वो माइक्रोस्कोपिक डायमेंशन है, वो इस तरीके से कर्ल्ड अप है कि वो हम देख नहीं सकते, हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। बट इसका मतलब ये नहीं कि एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जाम्पल से समझो, एक चींटी है, मैं बहुत दूर से देख रहा हूं और वो तार पे चल रही है, तो मैं देखूंगा तार पे चल रही है, तार इज वन डायमेंशनल थिंग फॉर मी। लेकिन मैं उसे जूम करके देखूंगा, चींटी के पर्सपेक्टिव से देखूंगा तो वो 3 डायमेंशंस में घूम रही है ना। वैसे यहां पे इन्होंने कहा कि हम जिस डायमेंशंस में रहते तो हम रिस्ट्रिक्टेड हैं कि हम 3 को ही एक्सप्लोर कर पा रहे, वो 4th डायमेंशन को हम एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे। डज नॉट मीन कि वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो ऐसे कर्ल्ड अप है। उसको ओपन करने के लिए, उस 5th डायमेंशन को ओपन करने के लिए हमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे, जो कि आगे बताने वाला हूं। बट फिर भी काफी सारी दिक्कतें थी इस थ्योरी में, कि वही सबसे बड़ी तो यही कि फिजिक्स वालों को नहीं समझ आ रहा था यार 5th डायमेंशन वाली चीजें। वो सोचते थे कि मैथमेटिशियन ना ये तो n डायमेंशन, इनफिनिट डायमेंशन की भी बात कर देंगे, इनका क्या है, इनको तो मैथमेटिक्स बनानी है। लेकिन एक्चुअल रियल वर्ल्ड को डिस्क्राइब करने का काम होता है फिजिक्स वालों का। वो कैसे हुआ वो मैं बताने वाला हूं। तो देख सकते हो, ये तुम लोगों ने शायद वीडियो कभी देखी होगी, 1 डायमेंशन मतलब एक लाइन को एक्सटेंड कर दो तो 2 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन, 4 डायमेंशन, 5th डायमेंशन, अप टू सो ऑन, ऐसे बनाते हैं लोग। बट हम इन चीजों में इंटरेस्टेड हैं। ये हमारे पास क्या, एक कर्ल्ड अप डायमेंशन है, माइक्रोस्कोपिक डायमेंशन, जिनको एक्सप्लोर करने के लिए हमें बहुत एक्सपेरिमेंट करने होंगे, हमें पार्टिकल एक्सेलरेटर की जरूरत होगी। हाउ एंड वाई अभी बताता हूं। फिलहाल के लिए अगर हम आगे बढ़े तो दिस इज द थ्योरी जो आइंस्टाइन ने ड्रीम देखा कि यार मुझे करना दिस थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। अब ये हमारे पास है स्ट्रिंग थ्योरी। ये फाइनल इक्वेशन है। स्ट्रिंग थ्योरी ने एक ऐसी इक्वेशन निकाल के दे दी, अभी हिस्ट्री पे आएंगे। बट इज दिस द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग? एक सिंगल इक्वेशन जो कि वीक, स्ट्रॉन्ग और ग्रेविटेशनल फोर्स सबको डिस्क्राइब कर पा रही है, लेकिन होल बंच ऑफ अदर थिंग्स भी लेके आ रही है। काफी सारे ऐसे वियर्ड पार्टिकल लेके आ रही है जो कि पता नहीं भाई क्या हो रहा है इसके अंदर। अभी तो देखते जाओ, स्ट्रिंग थ्योरी वालों को ही नहीं पता कि उसके अंदर क्या हो रहा है। मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है यार ये स्ट्रिंग थ्योरी वाले करते क्या होंगे, इनकी जॉब क्या होगी। मैं हूं स्ट्रिंग थ्योरिस्ट, मैं गया अपने जो मेरे को कैबिन मिला होगा, ठीक है, किसी कॉलेज में मैं पढ़ाता हूं फॉर एग्जाम्पल, मैं क्या करूं वहां बैठ के उस कैबिन में, इतने सारे पेपर पढ़े हैं स्ट्रिंग थ्योरी के, एक मेरे हाथ में पेन है, मेरी जॉब क्या है, क्या करूं, इक्वेशन तो सॉल्व नहीं हो रही है। ये कभी पता लगे तो ये मिस्ट्री मेरी सॉल्व जरूर कर देना अगर किसी स्ट्रिंग थ्योरीज से मिलो तुम। तो ये है वो पिक्चर। अब ये वो समय आ चुका था आइंस्टाइन के बाद, इन्होंने अपनी पूरी जोर लगा दिया था। एक क्लूजा क्लेन जो है, इन्होंने 5th डायमेंशन के बारे में बताया। एट द सेम टाइम क्वांटम फिजिक्स भी डेवलप हो रही थी, और ये 3 बीस्ट हैं जो कि उसमें सबसे ज्यादा पार्ट ले रहे थे। ये पहले नंबर पे है श्रोडिंगर, ये डिराक हैं, और वो भाई साहब माय पर्सनल फेवरेट पर्सन हाइजेनबर्ग। हेल्गोलैंड पे गए और उन्होंने आइडिया सोचा। ये भी एक कहीं घूमने ही गए हुए थे, किसी तो लड़की के साथ गए थे। थोड़ा इनका हिस्ट्री थोड़ी रंगीन है, उस पर कभी बात करेंगे, तो कुछ ज़्यादा ही रंगीन है। और ये भाई साहब ये तो बोलते ही नहीं थे, इनके तो नाम पे यूनिट बना दी थी लोगों ने। जो सबसे कम बोलता है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं 5% ही बोलता हूँ जब किसी 3-4 लोगों में रहता हूँ, तो मेरे को बोल दिया 3 डिराक। जो ज्यादा बोलता है उसको नेगेटिव डिराक, क्योंकि डिराक बोलते नहीं थे, ज्यादा चुप ही रहते थे बस। और जो बिल्कुल ही नहीं बोलता 100 डिराक। तो ऐसे यूनिट बना दी थी लोगों ने, जैसे फोर्स को मेजर करने के लिए यूनिट होती ना, वैसे एक यूनिट बना दी जो ज्यादा चुप रहता है उसके लिए। तो ये वो इंसान है। बट इन तीनों ने ही क्वांटम फिजिक्स की वो नींव रखी है। इन दोनों ने अलग अलग क्वांटम फिजिक्स को समझने का तरीका, अलग अलग मैथमेटिक्स बिल्ड की। इन्होंने वेव मैकेनिक्स, उन्होंने मैट्रिक्स मैकेनिक्स, और फिर इन्होंने जो पोल डिराक है उन्होंने बताया कि तुम भाई सेम ही चीज के बारे में बात कर रहे हो, तुम सेम ही जानवर के बारे में बात कर रहे हो। एक पीछे से देख रहा है, एक आगे से देख रहा है। अब ये मत पूछना कौन पीछे से देख रहा था कौन आगे से देख रहा था, बट इन्होंने ये बताया। और फिर इन्होंने बताया कि दोनों सेम ही है, सेम थ्योरी को रिप्रेजेंट कर रहे हो। और नेक्स्ट हमारे पास आए तो अब दिक्कत पता क्या है क्वांटम फिजिक्स के साथ, जो मुझे भी लगती है जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ी थी। क्वांटम फिजिक्स कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क्स, फोटोन, जितनी भी चीजें ना, दे आर स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स, छोटे से पार्टिकल, इनफिनिटेसिमली स्मॉल। लेकिन जब भी किसी पार्टिकल का साइज ऑलमोस्ट 0 होगा तो हमें इन्फिनिटीज फेस करनी होंगी। उस इन्फिनिटीज से कैसे बचें?
जब हम क्वांटम फील्ड थ्योरी की तरफ जाते हैं ना, और जब हम इक्वेशंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ढेर सारी इन्फिनिटीज दिखती हैं। हम फिजिक्स की लैंग्वेज में उन्हें अनोमलीज भी बोलते हैं। कैसे सॉल्व करें उसे पता ही नहीं चल रहा था। वी हैव नो आइडिया कि उससे आगे कैसे बढ़े। एक और कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा। एक तो मैंने बताया इन्फिनिटीज या अनोमलीज वाला, कि पॉइंट पार्टिकल है, अगर पॉइंट साइज 0 है तो हमें दिक्कत है भाई, हम नहीं उसको सॉल्व कर पाएंगे। दूसरी चीज हमारे पास ड्रेस्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में एक चीज बताता हूं। एक इलेक्ट्रॉन का मास और चार्ज इनफाइनाइट भी हो सकता है। ये सुन के शायद शॉक हो गए होंगे, ऐसा कैसे हो सकता है, आज तक तो हमने ऐसा नहीं सुना था, बट हाँ हो सकता है। लेकिन अगर वो ड्रेस्ड इलेक्ट्रॉन हो, याद रखना आज के बाद कॉन्सेप्ट, ड्रेस्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन जो कि सराउंडेड बाय है वर्चुअल पार्टिकल्स। वर्चुअल पार्टिकल भाई वो फोटोन से बनता है, इलेक्ट्रॉन, एंटी इलेक्ट्रॉन। अगर ऐसा क्लाउड ऑफ वर्चुअल पार्टिकल्स है इलेक्ट्रॉन के अराउंड, तो इसे हम बोलते हैं ड्रेस्ड इलेक्ट्रॉन। फिर वो इलेक्ट्रॉन की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं। हाँ, फिर उसके पास एक फिक्स्ड मास है 9.1 10 की पावर -31। हाँ, फिर उसके पास चार्ज है 1.6 10 की पावर -31। एक ड्रेस्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट आज के बाद ध्यान रखना, क्योंकि आने वाली जो वीडियोस हैं उसमें और भी मजेदार चीजें पढ़ने वाले। मेक श्योर इसके बारे में ध्यान रखो। एक ट्रिक होती है रीनॉर्मलाइजेशन। अब जो रीनॉर्मलाइजेशन एक मैथमेटिकल ट्रिक है, काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। थोड़ा सा ऐसा ब्रीफली तो मैं जरूर बताना चाहूंगा, वरना क्या फायदा भाई की वीडियो में आकर, है ना। तो अगर हम फोटोन की बात करें कभी भी, तो फोटोन एक ऐसा पार्टिकल है, ये रहा फोटोन। फोटोन के पास कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन वो इंटरेक्ट करता उन पार्टिकल से जिनके पास चार्ज हो। कमाल की बात नहीं लग रही? इसका मतलब है अगर एक इलेक्ट्रॉन है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में वो जंप कर गया इलेक्ट्रॉन, ये रही स्टेट नंबर 1, ये रही स्टेट नंबर 2। इलेक्ट्रॉन यहां जंप करा, इसने एक फोटोन को रिलीज करा। लेट अस से मैं फोटोन को P लिख देता हूं। अब फोटोन आगे स्प्लिट हो गया 2 पार्ट में, एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन। फिर ये आगे आके ये आगे आके दोबारा फोटोन में बदल गए, या फिर 2 फोटोन बन गए। फिर उन 2 फोटोन्स ने आगे 2 पेयर बना दिए, एंड अप टू सो ये चेन चलती जाएगी, तो इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा। इस हिसाब से एक फोटोन ही प्रोड्यूस नहीं कर सकता, क्योंकि फोटोन नेवर इंटरेक्ट विद ईच अदर। फोटोन खुद फोटोन के साथ इंटरेक्ट नहीं करता, तो ये तो दिक्कत होगी ना। लेकिन जब हमने एक ट्रिक लगाई विच इज रीनॉर्मलाइजेशन, जो कि धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि बहुत सारी मैथमेटिक्स एक साथ दिखाऊंगा तो वीडियोस नहीं देखोगे यार फिर तुम लोग। तो रीनॉर्मलाइजेशन एक मैथमेटिकल ट्रिक है, जब हमने यूज की तो हम इन्फिनिटी से बच गए। इसका मतलब है ये जो फोटोन है हमारे पास पार्टिकल, ट्रिक यूज हो गई। दूसरी तरफ आज तक आइंस्टाइन ने हमें बताया था कि ग्रेविटी इज जस्ट अ फोर्स। हमने सोचा रुक जाओ जरा, हमने एक बार क्वांटम फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से भी सोच के देख लें। जब हमने क्वांटम फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से सोचा कि ग्रेविटी के भी छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, फोर्स कैरिंग पार्टिकल, जिनको हम ग्रेविटॉन्स बोलते हैं। ग्रेविटॉन्स अभी तक एक्सपेरिमेंटली डिटेक्टेड नहीं है, हाइपोथेटिकल पार्टिकल है, बट हमने ऐसा सोचा। जब हमने मैथमेटिक्स वगैरह यूज की हमें पता लगा इसमें भी सेम दिक्कत है। एक ग्रेविटॉन आगे ऐसी ही इंफिनिटीज आने वाली है, ठीक है। ये जो फोटोन है, फोटोन के साथ इंटरेक्ट नहीं करता, उनके साथ इंटरेक्ट करता है जिन पे चार्ज हो। ग्रेविटॉन ऐसे पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करता है जिनके पास मोमेंटम हो और जिनके पास एनर्जी हो, उनके साथ इंटरेक्ट करता है। लेकिन ग्रेविटॉन के खुद के पास में मोमेंटम और एनर्जी होती है, इसका मतलब एक खुद के साथ भी इंटरेक्ट कर सकता है। दैट मीन्स एक ग्रेविटॉन में से दूसरा ग्रेविटॉन निकल सकता है, फिर ये 2 ग्रेविटॉन प्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड अप टू सोन ये चलती जाएगी थ्योरी। इसमें भी इंफिनिटीज आ रही थी। ये इंफिनिटी में तो रीनॉर्मलाइजेशन काम कर गई, और ये यहां पे जब हमने रीनॉर्मलाइजेशन ट्रिक को यूज करना चाहा, काम ही नहीं की। इसका मतलब ये जो ग्रेविटी वाली थ्योरी है ये बन गई नॉन रीनॉर्मलाइजेशन थ्योरी, एंड वी हैव नो आइडिया ये होता क्या है। नॉन रीनॉर्मलाइजेशन थ्योरी हमें नहीं पता, वी हैव नो आइडिया एट ऑल। तो ये थ्योरी अलग ही कैटेगरी बन गई, हमें नहीं पता कि क्या हो रहा है। हाँ, देयर एग्जिस्ट सुपर ग्रेविटी जैसी चीजें जिनको नॉर्मलाइज करना पॉसिबल है, बट फंडामेंटली हर फिजिसिस्ट को पता है कि भाई उसमें भी कुछ ना कुछ झोल है। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ रियलिटी एट द मोमेंट, जो हमें पता है। सबसे ज्यादा प्रिडिक्शंस जो ट्रू हो रही हैं वो उसी की हैं। हमारे पास अल्टरनेट हैं, बट दैट इज द बेस्ट। ये चक्कर हो रहा था, दिस इज नॉन नॉर्मलाइजेशन। अच्छा, इस वाले को अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं मदर पार्टिकल,
और इस वाले को मान लेते हैं डॉटर पार्टिकल। जैसे ही एक मदर पार्टिकल से एक डॉटर पार्टिकल रिलीज हुआ, मुझे तो इसकी पोजीशन पता लग जाएगी यार, है ना। इस वाले की जैसे ही इसको रिलीज करें मुझे पोजीशन पता लग जाएगी। एक पार्टिकल ऐसे चल रहा था ग्रेविटॉन, सडनली उसने एक पार्टिकल रिलीज कर दिया, ये रहा एक ग्रेविटॉन, ये रहा एक ग्रेविटॉन, एकदम सडन यहां पे शार्प कट आ गया, मुझे इसकी पोजीशन पता लग गई। लेकिन हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, तुम्हें पोजीशन पता लग गई तो भाई मोमेंटम बहुत ज्यादा होगा, मतलब इसका मोमेंटम बहुत ज्यादा होगा, तो ये इसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है, फिर ये और पार्टिकल प्रोड्यूस करेंगे एंड अप टू सो ऑन, हम इनसे डील नहीं कर पाएंगे। तो क्या सॉल्यूशन बचा, इसका मतलब है आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर अगर हम ग्रेविटॉन पार्टिकल मान भी लें तो भी दिक्कतें आ रही। आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी में। कहानी में एंट्री होती है इनका नाम है गैब्रियल वेंसिएंजो। गैब्रियल वेंसिएंजो। मैंने ना बहुत ज़्यादा कोशिश करी है इनका प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करने में, मैं नहीं कर पाया। तो ये है भाई साहब प्रोफेसर गैब्रियल, ठीक है, इससे ही काम चला लो। तो बात है लगभग 1968 की, बड़ी खूबसूरत सी कहानी है ये ना। ये डेटा को एनालाइज कर रहे थे जब स्ट्रॉन्ग फोर्सेस का जो डेटा था, मतलब जब पार्टिकल एक्सेलरेटर में एक पार्टिकल को 99.999% स्पीड से घुमाया जाता है, जब उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा एनॉर्मसली क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट हो जाए तो दूसरा पार्टिकल छोड़ो और उस पर पार्टिकल टकराएगा और दोनों टकराते ही छोटे, ऐसा कुछ डिजाइन हमें देखने को मिलेगा। मैं क्यों ही एनालॉजीज से बताऊं, ये रहा एक्चुअल डायग्राम, ऐसा दिखाई देता है। और इस डेटा को हमें स्टडी करना होता है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशंस वी हैव। एंड बट आर दोज इक्वेशंस क्वांटम फील्ड थ्योरी की इक्वेशन, स्ट्रिंग थ्योरी की इक्वेशन, डिपेंडिंग ऑन कौन बेस्ट डिस्क्रिप्शन दे रहा है। अभी तक तो क्वांटम फील्ड थ्योरी है। इन डेटा को जब ये एनालाइज कर रहे थे, ये रहा वो सर्न का पार्टिकल एक्सेलरेटर जिसकी मैं बात करूं। बट सडनली पता नहीं ऐसा क्या हुआ, इससे जो डेटा निकल रहा था वो 200 साल पुराने एक ऑयलर बीटा फंक्शन, ये रहा ऑयलर बीटा फंक्शन, इससे मैच करने लग गया। मतलब ये ऑयलर बीटा फंक्शन से बहुत ही ज्यादा रिलेट करने लग गया वो डेटा, पता नहीं क्यों, इनको भी नहीं पता था एट द मोमेंट। 1968 में जब इन्होंने ये रियलाइज किया, ये तो स्टडी कर रहे थे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में, उसके डेटा को स्टडी कर रहे थे। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का इस मैथमेटिकल फंक्शन से क्या लेना देना हुआ? भाई मेरी नींद उड़ा दी थी इस फंक्शन ने बीएससी में जब मैं पढ़ रहा था, तो अपने 4 दोस्तों को पढ़ाया था और एक अपनी दोस्त को भी पढ़ाया था, समझ रहे हो ना, उसी को ही, हाँ वीना को। तो हम बीटा फंक्शन पर वापिस आते हैं फिलहाल के लिए। तो ये बड़ा ज्यादा कंफ्यूजिंग होगा कि ये चल क्या रहा है, हम तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं और यहां पे तो कुछ अलग ही कहानी बन रही है। आगे बढ़ते हैं कहानी में, फिर आते हैं ये, इनका नाम है जॉन श्वार्ट्ज, स्ट्रिंग थ्योरी के फाउंडिंग फादर भी बोलते हैं हम इन्हें। तो इन्होंने ऐसा बोला कि वेट अ सेकेंड, जरा डेटा को, मैथमेटिक्स को दोबारा एनालाइज करते हैं। और शायद मैं भी बिलीव नहीं कर पा रहा था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जब मुझे सुनने को मिला, ये जो मैथमेटिक्स थी ना, जो ये एनालाइज कर रहे थे, जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस इससे रिलेट हो रहे थे, ये पूरी मैथमेटिक्स इन्होंने बिल्ड की, ये मैथमेटिक्स एक स्ट्रिंग, एक वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग से बहुत रिलेट कर रही थी। ऐसे जैसे फंडामेंटल लेवल पे कोई डॉट जैसा पार्टिकल है ही नहीं, एक वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है। एंड दैट वाज द फर्स्ट क्लू जहां से स्ट्रिंग थ्योरी स्टार्ट हुई। इन्होंने काफी ज्यादा समय इन्वेस्ट किया और पता लगा कि ये जो स्ट्रिंग है, हम इससे काफी सारी चीजें सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम अगर ये स्ट्रिंग को यूज करके अपने वो फंडामेंटल जो इन्फिनिटीज आ रही थी हमारे मैथमेटिक्स में, अगर हम उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करें तो किया जा सकता है। क्या ट्रिक यूज करें? ऐसा क्या हो सकता है, सोचना, तुम लोग अगर उस समय में होते तुम लोग क्या करते? ऐसा क्या हो सकता है जिससे मैं बाकी दोनों फोर्सेस भी डिस्क्राइब कर दूं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, डायमेंशंस इंक्रीज करके देखते हैं, है ना, ताकि इन्फिनिटीज सारी की सारी कैंसिल हो जाएं। तो इसका मतलब है हमारे पास अब 2 तरह की एनर्जी आ गई। एक एनर्जी जो होनी ही चाहिए, जिसे हम क्वांटम फ्लक्चुएशंस बोलते हैं, वो हाइजेनबर्ग ने बोला था ना कि एग्जैक्ट पोजीशन नहीं हमें पता, तो एग्जैक्ट ग्राउंड स्टेट हमें नहीं पता हो सकती, फंडामेंटली कुछ फ्लक्चुएशंस तो है, तो वो रही फंडामेंटल फ्लक्चुएशंस। दूसरी तरफ स्ट्रिंग्स वाइब्रेट कर रही हैं, कुछ तो इनका यूज करके मुझे मासलेस पार्टिकल्स लेके आने हैं। फॉर एग्जांपल, मासलेस पार्टिकल का मतलब है मैं फोटोन की, ग्रेविटोन की बात कर रहा हूं। अगर मैं इन दोनों चीजों का यूज करके क्वांटम, ये जो हमारे पास क्वांटम फ्लक्चुएशंस हैं और वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स हैं,
इन दोनों की एनर्जी को यूज करके क्या मैं उन इंफिनिटीज को कैंसिल कर सकता हूं? तो आंसर वाज यस, मैं कर सकता हूं। और वो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट थी वो थोड़ी कुछ ज्यादा ही थी, एंड दैट वाज 26 डायमेंशंस। ये स्ट्रिंग थ्योरी थी, वो तभी ये इंफिनिटीज को, एनॉमलीज को कैंसिल कर सकती थी जब 26 डायमेंशंस हो। बट सबने तो डिस्कार्ड कर दिया उसे सुनते कि 26 डायमेंशन कैसे तुम उसको जस्टिफाई करोगे ये बात को, 3 स्पेस के, एक टाइम का, बाकी को करो डिस्क्राइब। तो सबने बोला कि ये मैथमेटिकल ट्रिक है जिसे हमने यूज किया, इसको साइड पर रखते हैं। ये इंसान आए, इन्होंने एक और ट्रिक उसमें यूज की, विच इज सुपर सिमेट्री। सुपर सिमेट्री का मतलब होता है कि अगर हम एज्यूम करें कि हर पार्टिकल के लिए, आज तक हमने जितने भी पार्टिकल स्टैंडर्ड मॉडल में इंक्लूड किए हैं या हमने जितने भी पार्टिकल को अपने थ्योरेटिकल रिसर्च से निकाला है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक एग्जैक्ट हर पार्टिकल के लिए एक अलग पार्टिकल एग्जिस्ट, एक पार्टनर एग्जिस्ट करता है। हमारे लिए नहीं है, बस पार्टिकल्स के लिए भी है पार्टनर। तो हर पार्टिकल के लिए एक पार्टनर है, सच दैट इन दोनों के बीच में हाफ स्पिन का फर्क है। जैसे फोटोन का स्पिन होता है 1, तो एक फोटोन का ही 14 फॉर एग्जाम्पल, मतलब इधर वाले पार्टिकल्स के कुछ अलग से अजीब से ही नाम होते हैं। तो फोटोन का सुपर सिमेट्रिक पार्टिकल है 14, उसका कितना होगा? हाफ स्पिन होगा। समझ गए? तो ये है हमारे पास, मतलब हर एक बोजोन के लिए एक फर्मियोन होगा। ये बात नोट करो और खुद से रिसर्च करना इस पे कि ये मैंने क्या बोल दिया है। सुपर सिमेट्री का मतलब है हर एक बोजोनिक पार्टिकल के लिए एक फर्मियोनिक पार्टिकल एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि दोनों के बीच में डिफरेंस होता है हाफ स्पिन का। तो ये था हमारे पास। आज तक ऐसी कोई चीज डिस्कवर नहीं हुई है बाय द वे। तो इन्होंने सुपर सिमेट्री जैसे इंक्लूड की, इन्फिनिटी वाली चीज गायब। लेकिन अभी एक दिक्कत थी 26 डायमेंशन वाले में। ये दिक्कत थी कि वो प्रिडिक्ट कर रहे थे एक पार्टिकल, एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल जिसे हम बोलते हैं टैक्योन्स। टैक्योन एक ऐसा पार्टिकल है जो कि स्पीड ऑफ लाइट से तेज चल सकता है। शायद तुम लोगों ने उसके बारे में आज से पहले सुना भी होगा, टैक्योन पार्टिकल्स। अब स्पीड ऑफ लाइट से तेज जाएगा, आइंस्टाइन की थ्योरी फेल हो जाएगी। तो हमें एलिमिनेट करना था। फंडामेंटल एक दिक्कत आ रही थी कि टैक्योन को एलिमिनेट करो किसी तरीके से, क्योंकि आइंस्टाइन की थ्योरी के तो इतने ज्यादा एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो चुके, इतनी ज्यादा बार कि उस पर शक करना तो पॉसिबल नहीं है। तो हमने ऐसा सोचा कि ये टैक्योन को किसी तरीके से हटाना होगा। जब इन्होंने सुपर सिमेट्री के बारे में बताया, टैक्योन प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। बाय द वे, ये सुपर ग्रेविटी के बारे में भी मैं बताना चाहूंगा। जब हमने आइंस्टाइन की रिलेटिविटी के साथ सुपर सिमेट्री को इंक्लूड किया, सुपर सिमेट्री अब तो समझ गए ना? सुपर सिमेट्री का मतलब है ऐसी मैथमेटिकल ट्रिक, अगेन मैं बताना चाहूंगा थोड़ा सा। ये देखो, ये हमारे पास है एक क्यू, क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर। जब मैथमेटिक्स सीखेंगे तो बताएंगे। अगर यहां पे एक बोजोन लिखेंगे हम, तो यहां से आएगा एक फर्मियोन, ऐसे पार्टिकल निकल के आने वाले। दैट इज सुपर सिमेट्री के बारे में। इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है हाफ स्पिन का, स्पिन का डिफरेंस होता है हाफ का। ठीक है, ये है। तो सुपर ग्रेविटी का मतलब है कि अगर मैं आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लूं, उसके साथ सुपर सिमेट्री को इंक्लूड कर दूं, सुपर ग्रेविटी, एंड दैट इज ऑल्सो अ पावरफुल थ्योरी। ये बुक रिकमेंडेशन है, इसको रीड कर सकते हैं। हाईली टेक्निकल, मतलब अगर मन करे तो जरूर इसको रीड कर सकते हैं। जैसे स्ट्रिंग थ्योरी में हमने सुपर सिमेट्री को मिला, 26 डायमेंशन के रिड्यूस होकर सीधा आ गए 10 डायमेंशंस। अभी भी दिक्कत है, लेकिन हम काफी करीब पहुंच चुके हैं। अब नाउ वी हैव थ्योरीज। अब हमारा काम तो सबसे पहला यही होता ना कि 10 को भी बस 4 तक ले आते हैं, काम हो जाएगा। स्ट्रिंग थ्योरी को हम हटा नहीं रहे, लेकिन 4 तक ले आओ बस, क्योंकि बाकी डायमेंशन हम एक्सप्लेन कर नहीं पा रहे। तो वी हैव स्ट्रिंग थ्योरी विद 4 डायमेंशंस। लेकिन दिक्कत पता क्या? 4 डायमेंशनल स्ट्रिंग थ्योरी में हमारे पास पेयर में आएंगे डायमेंशंस। आई मीन टू से, या तो 4 डायमेंशन होंगे स्पेस के, टाइम है ही नहीं उस यूनिवर्स में, या 2 डायमेंशन स्पेस के होंगे और 2 डायमेंशन टाइम के होंगे, वरना वो हमारे पास पॉसिबल नहीं। 4 डायमेंशन वाली पॉसिबल है। इसे हम बोलते हैं लोकली एक्सटेंडेड स्ट्रिंग थ्योरी, ऐसा कुछ नाम है इसका। हमारे काम की नहीं, ऐसा कोई यूनिवर्स हमने देखा नहीं। फिजिकल यूनिवर्स भी तो बनाना ना हमें पता है एक ही डायमेंशन टाइम का होता है, हमें नहीं पता कि 4 डायमेंशन स्पेस के होते हैं। वी हैव नो आइडिया। वरना वो क्लूजा-क्लेन थ्योरी तो थी हमारे पास, वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म निकाल रही थी आइंस्टाइन में से, उसको यूज करते फिर हम। एंड देन सुपर सिमेट्री यूज करते ही हमारे को काफी सारी, मतलब 10 डायमेंशंस तक हम पहुंच गए। लेकिन दिक्कत पता क्या आ गई? ये डायग्राम में, ये वाला
इस डायग्राम में अगर देखेंगे तो 5 डिफरेंट टाइप की स्ट्रिंग थ्योरीज निकल के आ गई। अलग अलग साइंटिस्ट की तो एकदम भगदड़ मच गई कि भाई हमें भी जॉब चाहिए, हमें भी जॉब चाहिए, है ना। तो फिजिसिस्ट को देखो या तो पढ़ाने की जॉब मिलती है या तो रिसर्च तुम टॉप लेवल की कर रहे हो। तो उस समय स्ट्रिंग थ्योरी ट्रेंडिंग में थी, तो लोगों ने अलग अलग तरीके से अप्रोच करा, 5 डिफरेंट टाइप्स की स्ट्रिंग थ्योरी बन गई। एंड देन केम द जीनियस, एंड वो जीनियस थे एडवर्ड विटन। ये जो विटन है इन्हें इस समय के न्यूटन बोला जाता है, आइंस्टाइन नहीं, न्यूटन बोला जाता है। भाई बहुत बड़ा दर्जा है। एक बार मैं कोई क्रिटिसाइज या कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं जस्ट एक इनका लेक्चर देख रहा था। इन्होंने स्टार्ट किया, बहुत ही एडवांस कुछ तो पढ़ा रहे थे, मेरे भी सर के ऊपर से निकल रहा था। कुछ तो स्ट्रिंग थ्योरी से रिलेटेड था या स्ट्रिंग फील्ड थ्योरी से। तो ये पढ़ा रहे, सामने बैठे 50 लोग, धीरे 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 करते करते, वीडियो में लाइव दिखेगा, धीरे 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 करते वो 4 रह गए। एक एक करके निकलते हो, भाई सारे हार मानते गए कि ये आदमी कर क्या रहा है सामने। बट बहुत बड़ा नाम है विटन। ये वो इंसान है जिसे फील्ड मेडल मिल चुका है, और फिजिक्स वाला बंदा है, इकलौता फिजिक्स वाला है जिसको फील्ड मेडल मिला है। नोबेल प्राइज होता है मैथमेटिक्स की दुनिया का। बट फिलहाल के लिए इन्होंने बताया कि ये जो तुम लोग हो ना, ये जो 5 डिफरेंट तरह की स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में बताना चाह रहे हो, जरा इधर साइड पे आ जाओ। इन्होंने कहा तुम एक ही हाथी को अलग अलग जगह पे टच करके देख रहे हो, तुम्हारी आंखें बंद है, एक उसकी सूंड को हाथ लगा रहा है, एक उसके पेट पे हाथ लगा रहा है, उसके पैर पे हाथ लगा रहा है, एक उसको पूंछ पकड़ रहा है, और एक साइड कहीं पे तो हाथ लगा रहा है। एक्चुअल में वो हाथी है, और वो हाथी का नाम है एम थ्योरी। इन्होंने कहा बस एक डायमेंशन और मुझे ऐड करने दो, एंड देन केम दी एम थ्योरी। 10 डायमेंशन वाली थ्योरी तो थी ही, तो इन्होंने कहा 10 + 1 तो हम बना देंगे 11 डायमेंशनल एम थ्योरी। 5 की 5 जो स्ट्रिंग थ्योरी है वो एक्चुअल में अलग अलग नहीं है, वो एक ही डिस्क्रिप्शन को बता रही है, दैट इज एम थ्योरी, 11 डायमेंशनल। तो अब 10 तो आ ही रहे थे भाई, तुम एक और डाल लो। तो इन्होंने मैथमेटिकली तो बहुत स्ट्रॉन्ग उसको कर दिया। एंड द फाइनल थिंग, फाइनल हमारे पीस ऑफ पजल में आते हैं लेनार्ड सस्किन। बाय द वे ही इज माय टीचर। मैंने क्वांटम फिजिक्स सीखी है इस इंसान से। मैंने इनकी बुक्स पढ़ी हैं थ्योरेटिकल मिनिमम, मैंने इनके लेक्चर्स देखे हैं, स्ट्रिंग थ्योरी के हों, जनरल रिलेटिविटी के हों, क्वांटम फिजिक्स को यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल पे। मैंने बहुत ज़्यादा समय लगाया है और एकदम वर्थ इट। आज मैंने जितनी भी क्वांटम फिजिक्स सीखी है मैक्सिमम क्रेडिट मैं नहीं देना चाहूँगा, वो क्यूरियोसिटी बिल्ड करने के लिए। बट इन्होंने भी थोड़ा सा पंगा कर दिया। स्ट्रिंग थ्योरी अब एम थ्योरी तक पहुंच गई थी खींच खींच के, है ना। एक एक करते उसके बीच में रिवॉल्यूशन आते जा रहे थे। पहला रिवॉल्यूशन हुआ था जब सुपर सिमेट्री आई थी। सुपर सिमेट्री ने वो 26 डायमेंशन वाली चीज हटा दी थी। दूसरा रिवॉल्यूशन हुआ इस इंसान ने जो किया, 5 स्ट्रिंग थ्योरी की जगह एक ही स्ट्रिंग थ्योरी लेके आ गए, एम थ्योरी जिसको बोल दिया। एम मतलब मेम्ब्रेन। इन्होंने कहा सिर्फ 1 डायमेंशनल स्ट्रिंग जो तुम सोच रहे हो ना उतने तक में सीमित रखो। ये 2 डायमेंशनल शीट भी हो सकती हैं, 3 डायमेंशनल ब्लोब्स भी हो सकते हैं, ब्लोब ऑफ एनर्जी। सिर्फ स्ट्रिंग तक मत सीमित रखो चीजों को, इन्होंने बताया। बाकी आने वाले लेक्चर में वो डीप में जाएंगे इसमें स्ट्रिंग थ्योरी में। दिस इज जस्ट द हिस्ट्री क्लास, हिस्ट्री ऑफ स्ट्रिंग थ्योरी, ठीक है। स्ट्रिंग थ्योरी नहीं बताने आया हूं। एंड लेनार्ड सस्किन, मैंने इनकी बुक परचेज की लैंडस्केप लेनार्ड सस्किन के, और मैंने उसमें पढ़ा, इन्होंने पूरा जर्नी बताया कैसे स्ट्रिंग थ्योरी इवॉल्व हुई। तो एक बात मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर गई, विच इज स्ट्रिंग थ्योरी की मैथमेटिक्स इतनी ज्यादा डिफिकल्ट है कि उसको सॉल्व कर पाना अभी एट द मोमेंट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि काफी सारी दिक्कतें हैं। अभी बताता हूं मैं दिक्कत, छत पे जाके बताऊंगा तुम लोगों को। बट ये प्रिडिक्ट कर रही है थ्योरी, देयर एग्जिस्ट 10⁵500 डिफरेंट यूनिवर्सेस, ईच विद डिफरेंट लॉज ऑफ यूनिवर्स। सबके अलग अलग फंडामेंटल यूनिवर्स हैं। 10 की पावर 500 बहुत बड़ा नंबर है भाई। एक बार इमेजिन करो, एक के बाद 500 जीरोज। इतने डिफरेंट यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से हमारा यूनिवर्स कौन सा होगा। स्ट्रिंग थ्योरी अगर मेरे सामने रखो, मैंने अभी इक्वेशन उसके लिखी भी थी, स्ट्रिंग थ्योरी के एक ही इक्वेशन अभी मैंने लिखी थी। वो स्ट्रिंग थ्योरी की जो इक्वेशन है उसमें से कैसे निकालें हमारे वाले यूनिवर्स की कंडीशंस, नो आइडिया, हमें नहीं पता। तो अभी स्ट्रिंग थ्योरी को 3rd रिवॉल्यूशन की जरूरत है। लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी प्रिडिक्टेबल इसलिए नहीं है क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजों की प्रिडिक्शन करती है जो कि एकदम हाइपोथेटिकल लगती है, जैसे क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा। अगर हम 2 प्रोटॉन्स को ले और पार्टिकल एक्सेलरेटर में एक्सेलरेट करा के 99.999% स्पीड ऑफ लाइट से टकराएं, तो एक ऐसी स्टेट बनेगी विच वी विल कॉल क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा। मतलब स्पेस टाइम ही मेल्ट हो जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली उसके अंदर बनेंगे माइक्रोस्कोपिक ब्लैक होल्स या फिर वर्म होल्स। अब लेट्स टेक अ ब्रेथ।
सांस लेते हैं थोड़ी सी, छोटे छोटे ब्लैक होल्स बनाने की बात हो रही है, लेकिन इसके लिए हमें जो करंट पार्टिकल एक्सेलरेटर्स हैं उससे ट्रिलियन टाइम्स ज्यादा एनर्जी वाले पार्टिकल एक्सेलरेटर चाहिए होंगे। शायद ह्यूमन बींग्स अपने पूरे लाइफ स्पैन में, या फिर ह्यूमन बींग्स नहीं बना पाएंगे वो उतने खतरनाक, उतने एनर्जी वाले पार्टिकल एक्सेलरेटर्स। उसके लिए हमें पूरे के पूरे एक स्टार की एनर्जी चाहिए होगी। बट हम मान लो सारे देश मिलके इतना पैसा लगा भी देते हैं, एक पार्टिकल एक्सेलरेटर बना भी लेते हैं। डू यू थिंक, मैं तुम लोगों का ओपिनियन जरूर चाहूंगा, क्या तुम्हें लगता है कि इतना सारा पैसा लगाना सही रहेगा एक थ्योरी को प्रूव करने के लिए? वो रोंग भी प्रूव हो सकती है, कमेंट में जरूर बताना, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको जरूर डिस्कस करूंगा। दूसरा है कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट। देखो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट था, जिसको आइंस्टाइन बोलते थे बिगेस्ट ब्लंडर ऑफ हिज लाइफ। बट वो ब्लंडर जैसा कुछ नहीं था। बाद में काफी सारे साइंटिस्ट ने उनकी इक्वेशंस को जब सॉल्व करने की, जब इवेल्युएट करने की कोशिश की, तो वो जो उन्होंने कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट दिया था उसके अकॉर्डिंग हमें पता लगा कि हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। आइंस्टाइन सोचते थे वो मेरी इक्वेशंस में गलती है, जो कि नहीं थी। और हमारे यूनिवर्स का जितने भी हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं, एविडेंस हमारे पास है, वो कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट एक पॉजिटिव वैल्यू है, लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी प्रिडिक्ट करती है कि वो एक नेगेटिव वैल्यू है। बट दैट इज जस्ट कंप्लीटली रॉन्ग। ऐसा नहीं है ना, वो नेगेटिव होने का मतलब है हमारा यूनिवर्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, हमारा यूनिवर्स तो एक्सपैंड कर रहा है। बट अभी रिसेंटली मेरे ख्याल से भगवान ने कुछ तो इनका साथ देने की कोशिश की है स्ट्रिंग थ्योरी वालों की। हमें अभी रिसेंट डेटा के अकॉर्डिंग पता लगा कि ये जो डार्क एनर्जी है हमारे यूनिवर्स में, जिसके कारण से, एक हाइपोथेटिकल एनर्जी जिसके कारण हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, वो एनर्जी धीरे धीरे वीक होती जा रही है। शायद हमारा यूनिवर्स कॉन्ट्रैक्ट होने की डायरेक्शन में जा रहा है। स्ट्रिंग थ्योरी वाले बहुत खुश होंगे इस बात को सुन के। जितनी भी ये मैं चीजें बोल रहा हूं, इनके डिस्क्रिप्शन में पेपर मिल जाएंगे, अगर रीड करना चाहते हो और मैथमेटिकल बैकग्राउंड है तो जरूर उसको रीड कर सकते हो, वरना दे आर हाईली टेक्निकल पेपर। कुछ कुछ मुझे भी कई सारा समय लग जाता है उसको डीकोड करने में, तो मेक श्योर कि उसको एक बार रीड करने की जरूर कोशिश करना, समझ आए ना आए उसके पीछे ये थोड़ी कि ट्राई ही नहीं करेंगे। और थर्ड चीज आती है, स्ट्रिंग थ्योरी एज्यूम करती है बैकग्राउंड इंडिपेंडेंस के बारे में, कि स्पेस टाइम जैसी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। एक्चुअल में जो स्ट्रिंग्स आपस में इंटरैक्ट करती हैं, उस इंटरैक्शन का एक आउटकम है स्पेस टाइम। मतलब स्पेस टाइम एक इमर्जेंट थिंग है, कोई फंडामेंटल चीज नहीं है हमारे यूनिवर्स में। जो आइंस्टाइन प्रिडिक्ट करते थे स्पेस टाइम, फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम, वो होता ही नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। अब ये कितनी चीजें सच हैं कितनी गलत हैं वो हमारे आने वाले एक्सपेरिमेंट से पता लगेगा। मोस्ट प्रोबेबली पार्टिकल एक्सेलरेटर ही होंगे जो कि हमें बताने वाले हैं कि स्ट्रिंग थ्योरी सच है या इसमें बहुत सारी गलतियां हैं। एंड फोर्थ एंड फाइनल थिंग जो कि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं बताने के लिए, दैट इज सुपर सिमेट्रिक पार्टिकल, जो कि अभी मैंने स्टार्टिंग में भी बताया। ऐसे कोई पार्टिकल अभी तक डिटेक्ट किए नहीं है हमने, कि हर एक पार्टिकल का एक पार्टनर होता है, जिस पार्टनर और ओरिजिनल पार्टिकल के बीच में स्पिन का हाफ डिफरेंस होता है। अभी तक ऐसे कोई पार्टिकल का कोई एविडेंस नहीं है, तो अभी भी स्ट्रिंग थ्योरी एक फिलोसॉफी या मैथमेटिकल पीस है एज कंपेयर टू उसको फिजिक्स बोलना होगा। एक और बताओ, अभी मैंने बताया था ना कि वो 10 की पावर 500 बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है। उतने डिफरेंट यूनिवर्सेस प्रिडिक्ट करता है, हो सकता है पॉसिबल यूनिवर्सेस अकॉर्डिंग टू स्ट्रिंग थ्योरी। भाई 10 की पावर 500, उसमें से हमारा यूनिवर्स कौन सा है? और वो 10 की पावर 500 में सारे के सारे यूनिवर्सेस के अलग अलग लॉज भी होंगे। हमारा यूनिवर्स उस इतने बड़े नंबर में से कैसा आएगा? स्ट्रिंग थ्योरी इसके बारे में नहीं बता पा रही है, क्योंकि उसका मैथ ही इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। सो वी नीड थर्ड रिवोल्यूशन इन स्ट्रिंग थ्योरी एट द मोमेंट, और उसमें काफी ज्यादा समय लगेगा मेरे ख्याल से। क्या पता फ्यूचर में तुम में से ही एक हो जो इस पे काम कर रहा हो और इसको सॉल्व कर दे। नाउ इट्स टाइम फॉर योर कमेंट्स। सबसे पहले विद्या शक्ति 9173 बोलते हैं, Was missing Sir's quantum physics series feels so nice to see more। यार मेरे को भी बहुत ज्यादा मजा आया। मुझे लगता है मैं पहली बार ही ऐसा ट्राई किया, और किसी ने भी YouTube पे पहली बार ट्राई किया, रिलेशनल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम फिजिक्स के साथ एल्बर्ट कैमू और काफ्का की फिलॉसफी को मिक्स करना और कुछ ऐसा प्रोडक्ट निकाल के लाना कि मजा आ जाए। तो मेरे को तो बहुत ज्यादा मजा आया बनाने में। 5 एपिसोड बनाए थे और 5 पे ढेर सारा प्यार मिला आप सभी लोगों का, थैंक यू सो मच। और मुझे लगता है कि यार अभी मेरी भी लिमिटेड नॉलेज ही है, तो मेरे को भी और बहुत सारे रिसर्च पेपर पढ़ने होंगे, स्पेशली लूप क्वांटम ग्रेविटी पढ़नी होगी जो कार्लो रोविली की है, क्योंकि उन्हीं की है ना ये रिलेशनल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम फिजिक्स। तो मेरे को और ज़्यादा डेप्थ में थ्योरी पढ़नी होगी। मैं ज़रा क्वांटम कंप्यूटिंग में इतना ज़्यादा घुस गया कि मेरे को यहाँ का समय ही नहीं मिला। तो पहले सोचा थ्योरी ऑफ एवरीथिंग या क्वांटम ग्रेविटी पे जाने से पहले मैं स्ट्रिंग थ्योरी से स्टार्ट करता हूँ।
थोड़ा आसान लगता है मुझे समझना स्ट्रिंग थ्योरी को एज कंपेयर टू क्वांटम लूप ग्रेविटी, जबकि उल्टा है। सच्ची में स्ट्रिंग थ्योरी इज वेरी 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 डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। जब कॉम्पैक्टिफिकेशन, इतना ही मत समझना कि वो डॉट की जगह स्ट्रिंग आ गई खत्म हो गया, नहीं नहीं नहीं, वो कॉम्पैक्टिफिकेशन, रीनॉर्मलाइजेशन, क्वांटम फील्ड थ्योरी पूरी पढ़नी पड़ती है। सो बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्वांटम फिजिक्स थोड़ा ज्यादा पढ़ा हूं एज कंपेयर टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो उसके कारण से थोड़ा स्ट्रिंग थ्योरी में इंटरेस्ट ज्यादा बन गया है। बट विल ट्राई माई बेस्ट टू रीड मोर रिसर्च पेपर और फिर इस पे मैं वापस आऊंगा क्वांटम फिजिक्स पे। नेक्स्ट शिवा प्रजापति पूछते हैं, आए सर क्वेश्चन, देयर आर मेनी इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स बट व्हाई कोपेनिगन इंटरप्रिटेशन द मोस्ट पॉपुलर और कंसीडर द फेवरेट अमंग्स। हमें वो चीज चाहिए जो कि प्रैक्टिकली हमें काफी सारे सॉल्यूशंस दे रही है, प्रैक्टिकली हमारे काम आ रही है, जिससे हम टेक्नोलॉजी बिल्ड कर पा रहे हैं। दैट्स इट। इंटरप्रिटेशंस का मतलब होता है मीनिंग निकालना। एक मैंने इक्वेशन लिख दी, तुम उसका कोई रिलीजियस मीनिंग निकाल लो, साइकोलॉजिकल मीनिंग निकाल लो, फिजिक्स से उसका कोई पैरेलल इनवर्स में घुस जाओ, स्ट्रिंग थ्योरी में घुस जाओ। हम मीनिंग को साइड पर रख देते हैं, हमारे काम कौन सी आ रही है। जब हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं तो बेस्ट प्रिडिक्शंस कौन दे पा रहा है, हमें वो चाहिए। एंड दैट इज कोपेनिगन इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम फिजिक्स। कॉलेज में ऐसा बोला जाता था, शट अप एंड कैलकुलेट। इसको शट अप का मतलब चुपचाप बैठ जाओ और कैलकुलेट करते रहो, आंसर मिल रहे हैं ना, चुप होके बैठ जाओ। तो इसलिए इसको सबसे ज्यादा बढ़िया माना जाता है। आगे इन्होंने पूछा है, एक्चुअली आई वाज रीडिंग द बुक रिकमेंडेड बाय यू, क्वांटम अ गाइड फॉर परप्लेक्स्ड। बहुत अच्छी बुक है भाई, वो सेम है जो जिम अल खलील उनका नाम है, और उनके एक और बुक भी है क्वांटम बायोलॉजी के नाम से। मेरे ख्याल से, पता नहीं मैं सही नाम बोल रहा हूँ बुक का है नहीं, बट क्वांटम बायोलॉजी जिम अल खलील लिखोगे, बेहतरीन बुक, बहुत सारा उन्होंने काम किया इस ब्रांच पे। द क्वेश्चन केम इन माई माइंड वाइल रीडिंग द बुक। तो मेरे ख्याल से आई होप कि मैं आंसर दे पाया हूं, और एक और बुक का रिकमेंडेशन मैंने दे दिया है। आलिया आफरीन बोलते हैं, हेलो राजन भैया, एक मैथ बुक सजेस्ट करो जो बेसिक से एडवांस्ड 9 से 10 जा रही हूँ, लव योर वीडियोस। एक बुक अगर मुझे रिकमेंड करनी हो मैथ की, विच इज व्हाट इज मैथमेटिक्स, 50वां बार मैं अपनी वीडियो में रिकमेंड कर चुका हूँ, तो 51th टाइम भी बताना चाहूंगा, तो सर्च कर लेना उसको, बहुत बेहतरीन बुक है। ठीक है, तो 9 10 किसी में भी हो, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, सब आई होप कि समझ आता हो। मैं जब भी कहीं जाता हूँ अपने शहर से बाहर, या कभी भी मेरे को कोई ऐसा मिलता है जो मेरी वीडियोस देखता है, तो सबसे ज्यादा मुझे मिलते हैं 9 10 के बच्चे, और मैं उनसे हमेशा यही पूछता हूँ, भाई तुम्हें समझ कैसे आ रही है मेरी वीडियोस, तुम लोगों को तो पढ़ाई नहीं जा रहा स्कूल में ये चीजें। फिर वो बोलते हैं यार कि समझ कम आता है लेकिन मजा बहुत ज्यादा आता है, और वो मेरे को इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट होती है, इतना ज्यादा मजा आता है ना सुन के कि क्या ही बताया जाए अब इस पे, तो वो फीलिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मितिन पूछते हैं, हाय भैया, आई एम अबाउट टू कंप्लीट माय 12th बोर्ड्स, आई फाइंड इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट यू आर टीचिंग इन your channel, what should I do for pursuing this kind of subject like quantum computing? Obviously I have no idea what it is to the core, but I find it very interesting. I love the way you teach. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आज तक नहीं बोलता था क्वांटम कंप्यूटिंग में तुम आओ, मैं अब कहूंगा जरूर आओ, क्योंकि एक पूरा का पूरा वर्ल्ड तुम्हारे सामने पड़ा है। मैं हमेशा कहता हूँ वो पाथ चूज करो जिसमें पैसे हो, पैसे कमाने हैं सबसे पहले, बाकी सारी चीज सेकेंडरी, अपना मतलब कर लेंगे ये सारी चीजें भी पूरी, की हमें एस्ट्रोनॉमी भी सीखनी है, ये भी सीखना है, वो भी सीखना है, सब कुछ हो जाएगा जब पैसे हाथ में होंगे। लेकिन अब क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर भी क्वांटम, मेरे ख्याल से क्या नाम था उस कंपनी का, क्यूएरा, और काफ़ी सारी ऐसी कंपनी, क्यू पाई, ऐसी काफ़ी सारी कंपनीज है जो अब इंडिया में भी स्टार्ट हो रही हैं, और जो बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रही हैं। तो इसके लिए कंप्यूटर साइंस से कर सकते हो, और काफ़ी कंप्यूटर साइंस से बीटेक कर सकते हो, और अब तो क्वांटम रिलेटेड भी काफ़ी सारे कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़, जैसे आईआईटी मद्रास और भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़। तो ज़रूर उनके बारे में रिसर्च करो, और अगर वैसे भी क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में काफ़ी अच्छा खासा पढ़ लिए हो, और फॉर एग्जांपल मेरी ही सीरीज़ देख ली है, तो उससे 100 में से तो तुम काफ़ी सारे, मतलब ऐसा 100% अगर लोग हैं इसमें घुसे हुए, और तुमने कंप्लीट एक प्लेलिस्ट देख ली है जो मैंने बनाई थी क्वांटम कंप्यूटिंग में, भाई तुम्हें 40-50% तक तो आती है क्वांटम कंप्यूटिंग। तो तुम इंटर्नशिप्स के लिए मेल्स डाल सकते हो डिफरेंट कंपनीज को, एंड दैट विल श्योरली हेल्प यू। नेक्स्ट है, हाउ डज ग्रेविटेशनल वेव बिहेव, आर दे 3D, सो इफ देन हाउ डू दे लुक, देयर ट्रफ्स एंड क्रस्ट एक्सेट्रा, प्लीज आंसर माई क्वेश्चन। तो देखो, ग्रेविटेशनल वेव्स, सबसे पहले आज ये जो मैंने वीडियो बनाई, आई होप कि पूरी वीडियो देखी होगी तभी यहाँ तक पहुँचे होंगे। तो ग्रेविटेशनल वेव, आज तक हम सोचते थे कि हमारे यूनिवर्स जो है वो एक फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम है। स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि ग्रेविटी में भी, ग्रेविटी से ट्रांसफर होती है,
वो तो ग्रेविटेशन फोर्स है, एक्चुअली उसके भी पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम ग्रेविटॉन्स बोलते हैं। तो जो भी चीज मूव कर रही होगी तो वो वेव भी होगी, पार्टिकल भी होगी एट द वेरी सेम टाइम, क्योंकि ग्रेविटॉन भी एक क्वांटम पार्टिकल ही है। तो एक्चुअल में जो हमने अभी 2016 में समथिंग में डिटेक्ट की थी ग्रेविटेशनल वेव्स, वो एक्चुअल में बहुत दूर से दो ब्लैक होल आपस में टकराए होंगे, उसमें से निकलने वाले जो ग्रेविटॉन पार्टिकल्स थे वो आगे ग्रेविटॉन्स प्रोड्यूस कर रहे होंगे अप टू सोन, अकॉर्डिंग टू स्ट्रिंग थ्योरी। आई एम गिविंग यू द आंसर। तो ऐसे ही बहुत सारे वो ग्रेविटॉन पार्टिकल्स है जो कि मूव करते करते यहाँ तक पहुंचे और जिसके कारण हम उन्हें डिटेक्ट कर पाए हैं। बट इट इज़ एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि मुझे यहाँ पे हायर डायमेंशंस को इन्वॉल्व करना होगा। स्ट्रिंग थ्योरी वाले ऐसे मानते हैं कि हायर डायमेंशंस में से लीक हुआ एक फोर्स है ग्रेविटी, इसी के कारण वो बहुत वीक है। एंड दैट इज द माइक ड्रॉप मोमेंट फॉर मी ऑलवेज। कमाल की बात है यार, ये स्ट्रिंग थ्योरी वाले ना एकदम मेरा एक दोस्त था, वो स्ट्रिंग थ्योरी में बहुत बिलीव करता था कि भाई मैं तो मानता हूँ कि थ्योरी ऑफ एवरीथिंग स्ट्रिंग थ्योरी है, बस डिटेक्ट होने की देरी है, पैसे होते तो पार्टिकल एक्सेलरेटर बनाएंगे और इसको प्रूव कर देंगे। मैंने कहा ठीक है भाई। अब मैं हूँ क्वांटम कंप्यूटिंग, मेरे को उतना ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं ये थ्योरी ऑफ एवरीथिंग वगैरह में, बट मैंने थोड़ा सा ऐसा रीड किया तो मैंने उसको पूछा यार ये क्या है, ये 26 डायमेंशन, 11 डायमेंशन, सुपर सिमेट्री, ये वो क्या क्या बोलते रहते तुम लोग। और फिर वो मुझे कहता है कि लुक एट द ब्राइट साइड। मैंने कहा इसमें क्या अच्छी साइड हो सकती है? कह रहा सो 26 डायमेंशन है, 26.5 होते तो कितना मुश्किल होता। मेरा ना बचपन का दोस्त था वो, वरना ऐसा घुमा के गर्दन पे एक लपड़ मारता ना उसके। बट आई होप कि तुम लोग समझ गए होंगे कि स्ट्रिंग थ्योरी वाले थोड़ा सा मजाक भी कर लेते हैं, क्योंकि खुद का भी मजाक इनका बना रखा है बाकी साइंटिस्ट ने मिलके। तो अगर ये भी मजाक नहीं करेंगे दूसरों के साथ तो कैसे सरवाइव कर पाएंगे। आई होप कि मैं काफ़ी सारी बातें कर पाया हूँ, काफ़ी सारे थॉट्स को शेयर कर पाया हूँ। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अगर मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाया, तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ना। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स को मैं इकट्ठा करने वाला हूँ, और जितने यूनिक क्वेश्चन पूछ सकते हो, जितने ज़्यादा तुम्हारे क्वेश्चन पे लाइक आने वाले हैं, तो मैं उनको सबसे पहले रीड करने वाला हूँ। सो आई होप कि सारी बातें समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।